अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ एशियन रीजन के जो कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और साथ में चाइना और रसिया को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूं, ये अमेरिका के किस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका सिंपल सा जवाब होना है कि ये सब इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि अमेरिका ये डिसाइड करे कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होना है, वेदर अमेरिका इज गोइंग टू स्टे देयर, एंड इफ एट ऑल अमेरिका ये डिसाइड करता है कि वहां से विड्रॉल करना है तो वो कब विड्रॉल करेगा। ये सब फैसला इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका और तालिबान के बीच में जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ था वो लिटरली फेल हो चुका, और अमेरिका इस बात के लिए बिल्कुल कीन है कि किसी तरह अपने लॉसेज को कम से कम करे। लेकिन अभी जो पीस प्लान उन्होंने दिया हुआ है, इसके बेसिस पे ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि अमेरिका का एक्चुअल इंटेंशन क्या है। इज यूएसए रियली कीन टू कम आउट ऑफ अफगानिस्तान? और ये ही बात इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट के इस एपिसोड में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अफगानिस्तान में क्या थे। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर कट थे कि अलकायदा को न्यूट्रलाइज करना है। स्पेशली 9/11 के बाद अमेरिका इस बात के लिए कंपेल्ड था कि ग्लोबली जहां भी उसके इंटरेस्ट किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लैश होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को रहने का अधिकार नहीं है। और अलकायदा को काफी हद तक उन्होंने वीक कर दिया। ओसामा बिन लादेन के असैसिनेशन के बाद ये बिल्कुल क्लियर था कि अमेरिका का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट काफी कम हो चुका है। और अगर तालिबान उसको ये एश्योरेंस देता है कि वो अलकायदा या किसी और ऐसे डेट्रीमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को अफगानिस्तान में पनाह नहीं देगा, तो अमेरिका के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि अपने लॉसेस को कट करे और वहां से विड्रॉ करके अपनी प्रायोरिटीज को देखे, जो कि चेंज हो चुकी है 9/11 के बाद। दोहा एग्रीमेंट बिल्कुल इसी इंटेंशन के साथ था, लेकिन एग्रीमेंट में जो जो डिसाइड हुआ था तालिबान और यूएसए के बीच में, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और अमेरिका को ये डाउट है कि जो भी एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तालिबान उनको कितनी देर तक मानेगा। क्योंकि एक बार अगर अमेरिका ने वहां से विड्रॉ कर लिया विदाउट लीविंग एनी स्टेबल गवर्नमेंट इन काबुल and without ensuring the peace in the region, situation will be topsy-turvy, and it's all likelihood Al Qaeda or ISIS, they will find the shelter in the ungoverned areas of Afghanistan. और तालिबान के पास वो कैपेबिलिटी या डिजायर शायद ना हो कि वो अल कायदा को या किसी और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज कर सके। अमेरिका की सबसे बड़ी डायलिमा ये ही है। इसके अलावा अमेरिका की डायलिमा अफगानिस्तान की सिविक सोसाइटी के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक अमेरिका का साथ दिया है। और उसके बाद अमेरिका ये चाहता है कि अफगानिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाएं कि तालिबान कोई भी मिलिट्री ऑफेंसिव करने से पहले 2 बार सोचे। सेकेंडली, और इतने अगर स्ट्रांग वो हो जाती हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि तालिबान एक मल्टी पार्टी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करे, जिससे अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश हो सके। ये तो थे प्राइमरी ऑब्जेक्ट। अब अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अमेरिका का लॉन्ग टर्म प्लान एज फार एज अफगानिस्तान वाज कंसर्न इज टू एंश्योर दैट एनी अदर कंट्री, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और रशिया और चाइना फॉर दैट मैटर, they do not get undue influence in Afghanistan at the cost of USA. Now, यही बात एक्चुअली ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ चुका था, और उन्होंने विड्रॉल के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी थी, बट समहाउ इट कुड नॉट मटेरियलाइज। ट्रम्प अगेन ही वेंट अहेड विद ऑल द इफ्स एंड बट्स। in fact, Trump administration decided that American forces will withdraw by 31st of May, but in all likelihood it is not going to happen. Now, what is the choice for Biden administration? Do they really have a choice?
लेट अस थिंक ऑन दोज लाइन। अगर आप सोचते हैं कि अमेरिका जैसा कंट्री कोई भी मेजर डिसीजन विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ ऑल इफ्स एंड बट ले लेता है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अमेरिका में डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं और उसके बाद एक्शन होता है। और अमेरिका का अफगानिस्तान में भी बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ डिसीजन मेकिंग हुआ और वहां पर नाटो ने जो भी एक्शन लिया वो एक प्लानिंग के तहत लिया। अब जब विड्रॉल करने का टाइम आया तो ये भी डिसीजन बड़ा केयरफुल होना है। आप समझिए कि जब बिडेन वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे स्टीफन एम वॉल्ट, जो एक्चुअली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, अभी भी हैं वो, उन्होंने एक एक्चुअली स्टडी की थी अफगानिस्तान के लिए, ए न्यू वे फॉरवर्ड, और उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था कि अमेरिका कैसे अपने लॉसेस को कट करके अफगानिस्तान से विड्रॉ कर सकता है, स्पेशली जब ओसामा बिन लाडन ऑलरेडी असैसिनेट हो चुका, अलकायदा कमजोर हो चुका, और अमेरिका का जो इंटरनल सिस्टम है सिक्योरिटी का वो इतना स्ट्रांग हो चुका कि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप अभी 9/11 जैसा इंसिडेंट वहां पर नहीं कर सकता। तो अमेरिका का वहां पर एक्चुअली रहने का बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, ऐसा स्टीफन एम वोल्ट ने उस टाइम पर डिसाइड, उस टाइम पे उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी। And we have got the reason to believe that this study was shown to Biden and he agreed with it. Now the point is that time he was vice president and today he is president of USA. Will he think of the decisions on the same lines, or can he decide the future course of action based on those recommendations? Nevertheless, today is the change world. That time after 9/11, America was the sole superpower. Today, it is multipolar world. So obviously, अमेरिका ने, स्पेशली यूएस कांग्रेस ने एक स्टडी उन्होंने एक्चुअली स्पॉन्सर की, और हम देखते हैं कि उस स्टडी के क्या क्या रिकमेंडेशंस आए हैं। ये स्टडी कांग्रेस ने मैंडेटेड की थी, अफगानिस्तान स्टडी ग्रुप इसका नाम था, और इसमें ऑफ कोर्स मिलिट्री ऑफिशियल भी थे और डिप्लोमेट्स भी थे। इन्होंने 2021 में ये अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, एंड वी हैव गॉट द रीजंस टू बिलीव दैट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉलोइंग दीज रिकमेंडेशंस इन मोर और लेस इन टोटो। तो अगर हम देखें कि टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा या उसके जैसा और कोई ग्रुप जिसको अमेरिका ने न्यूट्रलाइज करना था, उसके अलावा और क्या इंटरेस्ट यूएसए के आज की डेट में है, तो लगभग 10,000 ट्रुप्स यूएसए की आजकल वहां पर हैं, और इसमें से सोल्जर्स 2500, कॉन्ट्रैक्टर्स 6346, और रफली 10,000 उसमें बाकी नाटो कंट्रीज की भी प्रेजेंस है। तो बेसिक इंटरेस्ट ये है कि ऑफ कोर्स ये जो ट्रुप्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए और इनका एक प्लान्ड विड्रॉल वहां पर किया जाए। अगर अमेरिका ये डिसाइड करता है कि उसको फाइनली विड्रॉ करना है, तो आई हैव गॉट माय ओन रीजंस टू बिलीव दैट अमेरिका डू नॉट हैव द वैलिड रीजंस टू विड्रॉ, एंड it believes so that some presence has to be there. And obviously अफगानिस्तान में किसी टाइम पर 1 लाख स्ट्रेंथ होती थी, और अभी जो टोटल स्ट्रेंथ है ट्रुप्स की, यूएस सोल्जर्स की, वो 2500 है। तो ऑब्वियसली ये एक मिनिस्क्यूल प्रेजेंस है, और इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट दिस प्रेजेंस कैन गिव ए चॉइस टू यूएसए। दैट इज द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। तो यूएसए की अगली रिक्वायरमेंट है कि अफगानिस्तान की सिविक सोसाइटी जो उन्होंने लगभग 20 साल में डेवलप की है, इसको प्रोटेक्ट किया जाए, बिकॉज इसमें काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है, कई एनजीओज ने और थिंक टैंक ने इसमें काम किया है।
एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। ये एक्चुअली पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहा है और इन्होंने कंटिन्यूअसली रिसर्च पेपर्स और रिकमेंडेशंस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी हैं। तो ऑब्वियसली उनकी रिकमेंडेशंस, यू कैन सी दैट नो गोइंग बैकवर्ड। एंड ऑफ कोर्स उनका इंटेंशन ये है कि सिविक सोसाइटी, अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस या सिक्योरिटी apparatus इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद, के there is no question of going backward. Backward means back to the Taliban days. So that is very, very important. And these people, they have got influence in the US administration. आप देख सकते हैं कि जो सिविक सोसाइटी है वहां पर किस तरीके से मोबिलाइज हो रही है। पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड, देयर आर सो मेनी ब्लॉगर्स देयर, things are improving, there is a case of women empowerment as well. Lot of women, they are going to colleges, they are getting education, they are going abroad. एंड उसके अलावा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अफगान अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स का, जो कि ऑलमोस्ट 2 lakhs की स्ट्रेंथ है, they are being trained by US forces, NATO forces, and of course some of the training is being conducted by India as well. Now the point is, they were considered to be the weak link in the entire scenario, say around say 10 to 15 years back, when these defense forces, because they are basically amalgamation of various tribal militant groups, and they have been joined together, and by design and default it has so happened that Tajik, they constitute the majority in Afghan national defense and security force. नाउ नाटो फोर्सेस ने और यूएसए ने ये ट्राई किया है कि ये जो फोर्स है ये अपने आप में एज ए प्रोफेशनल फोर्स डेवलप की जाए। इनके ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसलिए कि ये अपनी ट्राइबल लॉयल्टीज को भूल कर बेसिकली अफगानिस्तान के लिए लॉयल बने, एक प्रोफेशनल फोर्स डेवलप करें। देयर इज ए सक्सेस रेट and it is quite possible that they can take on Taliban. It is not going to be a cakewalk for Taliban as most of the analysts they suggest right now. It is not the same Afghan, national defense and security force which could be easily run over. That's just not possible the way the people are talking nowadays. अमेरिका का जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि रीजनल डिप्लोमेसी को चांस दिया जाए, जिससे अमेरिका एक सिंगल हैंडेडली पूरा इन्वेस्ट ना करे, अपने लॉसेस को कट करें। एंड दैट इज हाउ यू सी दैट देयर इज ए रीजनल अप्रोच इन विच रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, and of course both the parties in Afghanistan, they have been roped in. How far they are going to be successful, it is a debatable point, because each one of them has got on agenda, and they will work as per their agenda. और उस एजेंडे में किसी को भी ये परवाह नहीं है कि अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश होती है, एक्सेप्ट प्रोबेबली यूएसए एंड इंडिया। अमेरिका की प्लान तो बिल्कुल क्लियर है, और इस जो लेटेस्ट उनका जो प्रपोजल है, पीस प्रपोजल, और जो डिस्कशंस के लिए उन्होंने रीजनल अप्रोच लिया है, बिल्कुल क्लियर है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज द इंटेंशन ऑफ चाइना एंड रशिया? दीज टू इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, एंड दे हैव गॉट द बिग इन्फ्लुएंस ऑन पाकिस्तान, द मेन stakeholder in the entire episode. As far as China is concerned, it is going to be quite comfortable if America keeps on staying there and keep on bleeding itself. And it will give the leverage to China, because it is not spending anything out of its pocket. It has got the money, and that money can be invested in technology upgradation so that it can move ahead of USA. Russia is equally interested that the way it was bled in Afghanistan, why not USA also get the taste of its own medicine? Now the point is, where exactly India stand? Pakistan in any case is going to play a important role between USA and these two players. I am talking of
China and Russia. In addition to that, Pakistan has got a big influence on Taliban, and that makes it very, very significant for USA. If USA stays, Pakistan leverage with USA continues. If Taliban comes to power in Kabul, Pakistan leverage will increase. It has got very limited leverage with the existing administration in Kabul. India, in any case, is getting engaged constructively, and it is trying to remain relevant in Afghanistan. As far as the latest proposal from the USA is concerned, India becomes a concerned party. India has invested almost $5 billion in, you know, last 15 years for construction of various infrastructure projects, and it has got a lot of leverage in Afghan civic society. Now America is depending on India in the long run to establish the peace there with the help of its leverage, and probably at some point of time, if there is re-emergence of Al Qaeda or ISIS, maybe that America will require the support of India in putting the boots on ground. So that is the situation as on now. Now, is there a real choice as far as America is concerned? Now the choices are all very clear. Britain is actually in thick. So what are the real choices for USA? The first choice is stay and keep on spending money, $50 billion per year. And by any chance, if you know, Afghanistan GDP is just $19 billion per year. So America has got big investment to make. Can it afford it? China will be very happy if America keeps on spending in Afghanistan, and China keeps on investing in development of the technology. Now, another choice is quit. Thank you very much. I'll cut my losses, and that is what actually a lot of people are suggesting. But obviously, if tomorrow there is another group like Al Qaeda which gets a foothold in Afghanistan and inimical to US interest, America will look like a fool, and it will like to avoid that possibility. So what can be the next option? Next option is involve the regional players. China and Russia are not going to play ball. The only two countries which can play ball with USA is basically Pakistan and India. India will continue its constructive engagement there, and Pakistan, because it will always like to have America on its side, especially when India-Pakistan rivalry continues and Kashmir issue is alive. So that is going to be the situation. In my opinion, America is not going to leave. It is going to keep its presence there. Plus, it will try to hold Taliban where it is, unless it is ready to become the partner in the multi-party government in Kabul. So with this, Colonel Virendra Kumar signing off. In case you liked my video, please subscribe. Thank you so much. Thanks for watching.